सो बेटा इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन पूरा पढ़ लिया था, राइट। और रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे पास ब्रेन क्या होता है। ब्रेन स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, राइट। तो अब हम लोगों को जानना है भैया ब्रेन में आगे काम कैसे होंगे और ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आज ब्रेन को थोड़ा सा डीप में एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो हमारे एक जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मसल्स वगैरह के शायद रहते हैं कि भैया कौन सा मसल्स कैसे काम करते हैं। हालांकि मसल एक्साइटेबिलिटी का कॉन्टेक्ट या टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखा है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है। और शायद वहीं तक रखेंगे क्योंकि उसके आगे शायद फिर प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक है ना। तो प्लांट हार्मोन तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ताकि टॉपिक वाइज रहे। तो मेजरली आज की क्लास एक क्लास प्लांट हार्मोन की और एक क्लास एनिमल हार्मोन की। तो आज के बाद यानी कि जो कमिंग वीक रहेगा अपना, आज संडे एक्स्ट्रा क्लास गोइंग ऑन, राइट। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो ट्यूसडे और थर्सडे होती है, मंडे वेंसडे वाली है, कौन सी है? हाँ, तो ट्यूसडे थर्सडे को अपना चैप्टर अपना खत्म, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हो जाएगा, ठीक है। वेल स्टार्टिंग विद द पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, तो हम लोगों ने सर छोड़ा था कि हमारे पास ब्रेन का जो फोर ब्रेन होता है उसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट होते हैं मिलाकर? 3 पार्ट। कौन कौन से थे बेटा आप लोगों के? सेरिब्रम, सॉरी फोर ब्रेन, यस गुड। पहले ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, राइट। अब इसमें भी हम लोगों ने फोर ब्रेन को इंक्लूड किया था और जो हमारा फोर ब्रेन था उसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में रखा था। वो 3 कैटेगरी कौन सी थी बेटा? सबसे पहली कौन सी थी? सेरिब्रम, BRUM। तो हमारे पास जो फोर ब्रेन है बेटा इसको हम लोगों ने अलग अलग 3 पार्ट में बांट दिया। पहला था हमारे पास सेरिब्रम, दूसरा कौन सा था बेटा? चलो थैलेमस लिख लेते हैं, और तीसरा हमारे पास जो आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये हमारे पास 3 पार्ट है। देखो ब्रेन का जो दूसरा नाम होता है बेटा उसको हम लोग एनसेफेलॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, केवल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, 10th क्लास के लेवल पर नहीं पर 11th में तो ये होता है। एनसेफेलॉन जो नाम है ये किसके लिए आया है बेटा? हमारे पास ब्रेन के लिए आया है। अब इसमें जो हमारा फोर ब्रेन है बेटा इसको हम लोग कौन सा एनसेफेलॉन कहेंगे ये भी हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम होता है प्रोजेंसेफेलॉन। क्या होता है? प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो ऐसे समझिए, सिफेलो जो वर्ड आता है ये तब आता है जब आपकी बॉडी में जो नेक के ऊपर का रीजन है ना अलग से आता है। सर मतलब आप ऐसे समझो कि अगर मैं आप लोगों को ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन बताऊंगा तो बेसिकली हम लोगों ने पॉरीफेरा जो 9th क्लास में समझा था वहाँ से अब कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें इवॉल्व होते होते हुए आई हैं। तो हमारे पास कीड़े मकोड़े तक यानी कि जब तक गर्दन अलग नहीं होती है बॉडी से तब तक हमारे पास सिफेलिक चीज़ नहीं आती। जो सिफेलो वर्ड आया है वो हमारे पास किसके लिए आ रहा है? जब आपकी बॉडी से एक गर्दन का पोर्शन अलग, तो वो वर्ड हमारे पास किसके लिए आएगा? सिफेलो के लिए। समझ में आया? तो सिफेलो मतलब एक अलग पोर्शन जो आपका गर्दन से अलग निकल के आ रहा है, बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म देखोगे तो उसमें ऐसे ही अगर एक ऐसे कीड़ा है कोई तो इसमें कोई गर्दन फिक्स थोड़ी, यहीं पे गर्दन है, यहीं पे पेट है, यहीं पे, तो इसी बॉडी में है ना सब कुछ, अलग से कोई पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग ऑक्टोपस देखते हैं तो ऑक्टोपस में हमारे पास पहली बार दिखाई देता है कि अच्छा है इसका गर्दन अलग है ना, तो उनको हम सिफेलोपॉड्स भी बोलते हैं। वो सब चीज़ें हमें नहीं जानती, बस सिफेलो का मतलब क्या है मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और प्रो मतलब पहले ऊपर फ्रंट में, तो एनसेफेलॉन ब्रेन का हो गया है ना, प्रोजेंसेफेलॉन जो फोर में उस पार्ट पे यूज करें तो इसलिए हम लोग फोर ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन। समझ में आ गया बेटा? अब इसमें जो हमारे पास सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है क्या क्या काम करते हैं आइए समझते हैं। देखो अगर हम लोग बात करते हैं अपने सेरिब्रम की तो सेरिब्रम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है वो रहता है आपकी मेमोरी को रिटेन रखना। जो आपने कोई चीज़ देखी उसके बाद आप लर्न कर रहे हो, ये सारी चीज़ कर रहे हो, ये सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है बेटा? आप लोगों का सेरिब्रम कंट्रोल करता है।
ठीक है, समझ में आया बेटा। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। बेटा सुनो ध्यान से, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस हैं, तो जो हमारा ब्रेन होता है, अब मैं यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, एक एनसीईआरटी अगर मुझे मिल जाती तो काफ़ी मदद हो जाती, ठीक है ना। अभी तो क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना। तो जो हमारे पास ये आपको फोर ब्रेन दिख रहा है ह्यूमन ब्रेन का, इसमें सेरिब्रम का पार्ट है, इसमें देखिए हाइपोथैलेमस यहाँ पे लिखा हुआ है सर, दिख रहा है। और इसके नीचे बेटा ये हाइपोथैलेमस के नीचे ध्यान सुनना, हमारे पास फिर अपने सारे ग्लैंड है, एक और पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है आप लोगों को ये सब, ठीक है। और उसके नीचे हिंड ब्रेन है, और सबसे लास्ट में हमारे पास बीच में मिड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन सेरिब्रम हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, बीच में मिड ब्रेन और सबसे नीचे हिंड ब्रेन। अब यहाँ पर देखो सेरिब्रम के बेस पर हाइपोथैलेमस है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच का ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास थैलेमस का जोन है। तो हाइपोथैलेमस, ध्यान सुनो क्यों नाम रखा है, थैलेमस के बेस पे जो स्ट्रक्चर है वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के भी नीचे अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे एक ग्लैंड मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ बॉक्स, जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। नहीं जानना, बस बता रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा जो बैठे रहते हैं, जैसे एक तो है ना, जिनको चाहिए कि सर हमें एनटीएससी का भी बता दे सर, हम तो पेपर देंगे सर, है ना, ओलंपियाड का पेपर देंगे, दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि बेटा आप करो और अच्छे लेवल पे करो। सेला टर्सिका, सेला जो पिट्यूटरी है, इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ बॉक्स। पिट्यूटरी का जो हार्मोन है उसी से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उस बॉक्स का नाम पड़ता है सेला टर्सिका। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर लोकेटेड होती है, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं जानना है, जो लोग नहीं जानना चाहते, है ना। वेल, अगर हम लोग वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं, तो थैलेमस के नीचे क्या सेटअप होता है, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का जो मेन पार्ट है वो किस में आता है बेटा, आपका कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन का जो मेन पार्ट है वो सेरिब्रम ही करता है। आप चल रहे हो, आप याद रख रहे हो, आप लिख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप इमिटेट कर रहे हो, ये सारी चीजें हमारे पास क्या आती हैं बेटा, सेरिब्रम के पार्ट में आती हैं। अब आपके पास और क्या बेटा, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड सभी फोर ब्रेन का ही पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हाइपोथैलेमस के और नीचे होता है, तो यहीं से सारे आपके हार्मोन्स जाते हैं। अब ये आपके आप पढ़ोगे अभी इसमें कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे पास आगे 2-3 वैसोप्रेसिन, एडीएच, ये तो हार्मोन वगैरह, जब हार्मोन आएगा तब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में कराऊंगा, आप टेंशन ना लो इस चीज़ की कि कहाँ से क्या सीक्रेट होगा। किसको बेटा, देखो एक्चुअल में क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पे आता है वो हाइपोथैलेमस के भी नीचे है, और अगर आपको देखोगे वो एक जोन है बिटवीन मेडुला और उस पे, है ना। तो बेसिकली ये पीछे की तरफ रहता है, डॉर्सल साइड पे रहता है हल्का सा, जो आपका पिट्यूटरी है थोड़ा सा डॉर्सल पे रहता है। तो जो हाइपो कंसीडर हम लोग जो लेते हैं फोर ब्रेन में, जो हमारे पास फ्रंटल लोब में बनता है, उसी को हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, इस सब के पीछे अगर आपका ब्रेन का कोई पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, तो बेटा वो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। क्या रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हाइपोथैलेमस। तो अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड थर्स्ट, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड थर्स्ट, है ना, मतलब ड्रिंकिंग का समझ रहे हो ना, पानी पीने की बात कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं कर रहा सर हमें दूसरी चीज़ों से प्यार है सर, है ना बेटा, वो अभी नहीं करते, वो थोड़ा बड़े हो जाओ उसके बाद भी नहीं करते वैसे तो, लेकिन मानते कहाँ हैं लोग, है ना। मैं मानता हूँ, मेरी तरफ ऐसे मत देखते, ये मानता नहीं, अभी से नहीं मान रहा है, मान जा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास ड्रिंकिंग या थर्स्ट का सेंटर आता है, प्यास लग रही है, तो मैं कैसे पता प्यास लग रही है, हाइपोथैलेमस एक सिग्नल भेजता है तुम्हारे पास, वो भाई प्यास लग रही है, पानी पी ले, पानी पी ले, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान सुनना इस बात को, जब आप लोगों का खाना खाया जाता है तो ऐसा थोड़ी है तुम खाते ही रहते हो, खाते ही रहते हो, खाते ही रहते हो, एक समय के बाद कहते हैं ना बस मम्मी अब और रोटी नहीं, अब पेट भर गया। वो जो पेट भर गया वाला जो टोन आता है आपके पास, वो कहाँ से आता है बेटा, वो भी हाइपोथैलेमस से ही आता है। और जो सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, जो आपका पेट भरने का सेंटर आता है, उसको हम लोग कहते हैं सेटाइटी सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, सेटाइटी सेंटर, इसको एपेटाइट सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी कितने खाओगे वो सब इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बेटा आप लोगों के कुछ और दिक्कतें भी होती हैं, दिक्कत तो नहीं बोलूँगा, बायोलॉजिकल फंक्शंस बोलूँगा, लेकिन इस एज पे दिक्कतें होंगी, जैसे कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो क्यों लगा, वो क्यों लगा,
क्यों लगा था तेरे को ऐसा? इसको सॉरी समझ गया बेटा। अभी बेटा हार्मोन्स की बात तो है नहीं, सुनने में आया था दादाजी ने भी बच गया था। तो बेटा ऐसे काम नहीं करते ना खुले में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है आप लोगों की दिक्कत नहीं है, ये सारी दिक्कत तो इसकी है और इसकी है ना। तो एक्चुअल में आपके पास जो एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्बिक और लोब सिस्टम। लिम्बिक और लोब सिस्टम, ये सिस्टम किसकी मदद से बनता है? ये जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस है, इसके साथ आपका एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, ये जो आपके पास प्रेजेंट रहते हैं बेटा, ये आपके कंट्रोल करते हैं किसका? अर्ज फॉर, किसके लिए बेटा बताओ, किसके लिए कर रहे थे तेरे? क्यों? अरे तो लड़की से बात क्यों करना चाह रहा था ये बता। प्लेजर। इसको अगर ढंग से बोलेंगे बेटा तो एक अच्छी बात में, अगर बायोलॉजिकल टर्म उसमें बात बोलते, वो सच्चाई बात बोली ना, उसने गलत थोड़ी बोला, उसने सही बोला है। तो आपका कंट्रोल द अर्ज फॉर सेक्सुअल बिहेवियर। अब इसका बिहेवियर उसको देख के कैसा हुआ ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन जो आप लोगों का सेक्सुअल बिहेवियर होता है बेटा वो इसी से कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुछ चीज़ें बेटा ऐसी हैं जो इस देश में नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी कोलकाता केस चल रहा है, कितना गंदा केस हुआ है वो, है ना। अब डॉक्टर्स जो कि इतना नोबल प्रोफेशन है, अब वही सेफ नहीं है तो फिर बाकी तो छोड़िए, है ना। तो बेटा ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनका ये वीक होता है, कंट्रोल तो होता नहीं। वरना एक कोई भी नॉर्मल अच्छे शिष्टाचार परिवार से जाएगा वो सोच भी नहीं सकता इतनी गंदगी, ठीक है। और जब भी आप लोग आगे जाएंगे बेटा, कहीं पर भी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, पढ़ाई से हटा दो उस चीज़, मुझे मतलब नहीं है चाहे तुम अच्छे पढ़ाई में बनो या ना बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ने के लिए या बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, तो हो सकता है कि हम सारे एक अच्छे ह्यूमन बींग्स ना बन पाए पढ़ाई के लेकर, लेकिन एक प्रॉपर नॉर्मल ह्यूमन बींग जो कि अच्छे हैबिट का होने के लिए कोई पढ़ाई नहीं लगती, वो सब बन सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई में अच्छा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक नेचर वाइज अच्छा होना जिसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो एटलीस्ट अपने अंदर रखना। और जहाँ पे गलत हो, मेक श्योर टू मेक नॉइज, आप आवाज़ उठाओ। महात्मा गांधी ने कहा था सर, वो पढ़ाई बेकार है, जो पढ़ाई वर्थलेस है, जो कहते हैं वो आपके कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर पाए। बढ़िया बात कही हो ना, क्या बोला था? एक ही बढ़िया बात की है। नहीं सर, वो हमारी कॉपी के पीछे दिखा रहा था। तेरी कॉपी बस यही पढ़ता है, कॉपी के आगे तो मैंने बहुत चीज़ लिखवाई है, तूने वो तो आज तक पढ़ी नहीं है। स्कूल के पीछे दिखा था, स्कूल की वो कॉपी के पीछे। अच्छा, देख रहे हो प्रमोशन कैसे कर रहा है मेरा। एक कह रहा है कि सर मैं स्कूल भी जाता हूँ पर स्कूल में कॉपी के पीछे पढ़ता हूँ और जब आप पढ़ाते तो मैं कॉपी के आगे पढ़ता। थैंक यू बेटा, है ना। वेल, तो ये आपको समझ में आ गया बेटा आप लोगों के पास। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को किस में आता है? आपका फोर ब्रेन के पार्ट में आता है। फोर ब्रेन के बाद आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है बेटा? मिड ब्रेन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो ब्रेन का पार्ट होता है। अब मिड ब्रेन को 4 पार्ट में ब्रेन को डिवाइड करेगा, 1 2 3 4, उसको हम लोग कहेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मिड ब्रेन का पार्ट बनता है वैसे तो, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर एक जो फोर ब्रेन होता है उसमें आपका जो ब्रेन है ना ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन है एक सेंटर से एक लाइन जाती है और वो हमारे ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। फोर ब्रेन की बात कर रहा हूँ, तो फोर ब्रेन में हमारे पास एक तो होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दूसरा कौन सा होगा बेटा? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। और लेफ्ट और राइट में बांटने का काम कौन करता है बेटा? आपका कॉर्पस कैलोसम। ये केवल एनटीएससी ओलंपियाड के जो भी एग्जाम आप दोगे, है ना, होता है 11th 12th में होता है, तो जो भी आप एनटीएससी ओलंपियाड देंगे उसमें आएगा आपके पास कि आपके ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम किसका है? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में कॉर्पस कैलोसम का। और आपके ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड करने का काम किसका आ गया? मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नाम से याद रखो, क्वाड मतलब 4, ठीक है। नाम बहुत टफ है
याद रख सकते हो ना, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये नाम याद होने चाहिए, ना मैं आप लोगों के 10th के बोर्ड्स के टेस्ट में दूंगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब हमारे पास मिड ब्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा मिड ब्रेन में हमारे पास 2-3 चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। अब मिड ब्रेन किस में काम करता है, तो जो आपके पास मिड ब्रेन होते हैं ना, देखो आपको स्मेल आती है किसी चीज़ की, अगरबत्ती की, धूप की, इंसेंस स्टिक की, ये सारी चीज़ें कैसे पता पड़ती हैं, ये सब चीज़ें बेटा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। आपको चलना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको निशाना लगाना है, आपको किसी के थप्पड़ मारना है, आपको सोचना है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब फोर ब्रेन करता है। आपने किसी को देखा, ध्यान सुनना, आपने किसी को देखा और उसे याद कर लिया, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। लेकिन सुनो, आप लोगों के पास जो मिड ब्रेन होता है उसमें हमारे पास एक लोब होता है जिसका नाम है ऑप्टिक लोब, जैसे मैंने बताया ना ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक है ना, ये सब पढ़े थे। तो जो ऑप्टिक लोब होता है वो आपके पास किसमें होता है, मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन का काम क्या है, ये विजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, विजन में मदद करता है। और मिड ब्रेन नाम क्यों रखा गया है, तो आप पोजीशन देख सकते हो, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में बिल्कुल बैठा हुआ है, राइट। तो इसका मेन काम क्या हो गया बेटा, पहला इसका कि इसमें क्या होते हैं, फोटो ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और ऑप्टिक लोब किससे मदद करते हैं, आपको विजन करने में मदद करते हैं, तो आपको सही से देखने में मदद करते हैं। लेकिन उसको देखकर मेमोरी में लाने का काम कौन कर रहा है, वो फोर ब्रेन ही कर रहा है बेटा। आप जो लर्न कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, डैश डैश बिहेवियर कर रहे हो, है ना, मतलब अभी तो नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता कर भी रहे हो, है ना। तो गंदे बच्चे मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, तो मैं भी नहीं कर रहा, बता कहीं का शादी पड़ी हुई है मेरी, क्या 2 साल बचे हैं। ये लड़की क्या बोली है, 2 साल। 2, अच्छा 2 साल बचे हैं। मुझे मेरा बड़ा पता है कि मैं 2 साल नहीं करूँगा, मैंने 2026 बोला। ठीक है। तो बेटा वो तो लाइसेंस होता है ना, तुम्हें लाइसेंस जैसे हर गाड़ी चलाने से पहले आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, ये वो कह रहा है कि सर कई बार बच्चे ना बिना लाइसेंस से ही गाड़ी चला लेते हैं, बेटा ये इलीगल होता है, सही बात है ना। तो ऐसे काम नहीं करते, तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं ना वो मेरे दिमाग में चल रही होती है, टेंशन में, क्योंकि मेरा फोर ब्रेन काफ़ी डेवलप है ना। तो मैं सेरिब्रम मेरा सही काम करता है फंक्शन, है ना, और तेरा हाइपोथैलेमस सही काम कर रहा है, किसके साथ, इनके साथ, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला के साथ, है ना। क्या करिएगा, तो है क्या करिएगा। चलो, तो मिड ब्रेन का दूसरा, ये समझ में आ गया मिड ब्रेन का पहला काम। दूसरा, मिड ब्रेन कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, किसके साथ, along with the help of forebrain and hindbrain। तो मिड ब्रेन का जो काम है आपके यहाँ पे ज़्यादा इसमें भी नहीं दे रखा, और इतना है भी होगा जो पार्ट, अब इसमें इसको पढ़ाने लग जाऊँगा, 4 पार्ट इसको खोल दूंगा, वो बहुत बड़ा बन जाएगा, उतना अपने को जानना नहीं, मैंने आपको जितना बताना था बता दिया, राइट। अब फोर्थ वेंट्रिकल से जाएगा, फिर डिवाइड, कुछ नहीं जानना, ठीक है, बस हमें इतना ही जानना है जो इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिड ब्रेन के हमारे पास 2 काम समझ में आ गए, पहला इसमें कौन से लोब होते हैं बेटा, ऑप्टिक लोब्स, और दूसरा ये कोऑर्डिनेट करता है विद द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब देखो एक्चुअल में हमारी बॉडी में, जैसे जो आपको मैं पिछली क्लास में करा रहा था नर्व्स में, उसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि 2 तरीके के, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट थे हमारे पास, एक हमारे पास क्या था, ब्रेन था, और दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड था। जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं, क्लास है बेटा अभी 2 बजे, टेस्ट पेपर रखना है आपको, आप उसी टेबल पर। तो जो हमारे पास ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियल नर्व्स। देखो ब्रेन को क्रेनियम, जो इसका बॉक्स होता है ब्रेन बॉक्स, को क्रेनियम भी तो बोलते हैं, मैंने आपको ये तो कराया ही था शायद, है ना। तो जो क्रेनियम यानी कि ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। कितनी होती हैं, ये 11 होती हैं, ठीक है। और दूसरी जो होती है बहुत सारी, वो होती है स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास पोर्शन रहता है मिड ब्रेन का और फोर ब्रेन का। अब आते हैं लास्ट में हमारे पास किसका, हिंड ब्रेन का। बेटा हिंड ब्रेन हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा सेरिबेलम है, एक कौन सा है बेटा हमारे पास, सेरिबेलम,
अब जो सेरिबेलम है ये जनरली पोस्चर वगैरह को आपकी बॉडी के मेंटेन करने में मदद करता है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि आपसे कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या काम करता है, ठीक है। इंसेंस स्टिक की स्मेल लेने के लिए आप लोगों को कौन सा पार्ट यूज आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोरब्रेन काम आ रहा है। आपकी राइटिंग में या लर्निंग में कौन मदद कर रहा है, फोरब्रेन काम कर रहा है। आपके विजन में कौन कर रहा है, आपका मिड ब्रेन कर रहा है। आपके कोऑर्डिनेशन में कौन मदद कर रहा है, मिड ब्रेन अलोंग विद फोर एंड हिंड ब्रेन। आपके पोस्चर को बैलेंस करने में कौन मदद कर रहा है बेटा, आपका हिंड ब्रेन में कौन सा पार्ट बेटा, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का हमारे पास जो काम आएगा, एक बार मैं देख लूंगा, एनसीईआरटी भी रीड तो करनी है अपने ने। तो इसका मतलब क्या है, क्या मेंटेन करके चलता है, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बैलेंस अगर आपको करना है तो हमारे पास ये काम आता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब आगे चलते हैं। हिंड ब्रेन के दो पार्ट और होते हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है बेटा, पॉन्स और मेडुला। अभी जो पॉन्स है, पॉन्स वेरियोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा, उसको पॉन्स वेरियोलाई VARIOLI, ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगाटा OBLANGATA। ये आप लोगों के पास वही, इसका नाम थोड़ा सा आगे होंगे, फिर इसके पार्ट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, नहीं जानना 10th में इतना ही मुझे बता दो, ठीक है। अगर ये नाम मिल जाए तो उसी के ही नाम, कोई कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब आप लोगों का जब आप सांस ले रहे हो तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में। सर मतलब बेटा, मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। इसमें काफ़ी सारे काम हो रहे हैं बेटा। अब आप लोगों को सिंपल दिख रहा है कि ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, बट उसके बीच में हमारे पास बाइकार्बोनेट भी बन रहा है, H2CO3 बनता है, उसमें H+ रिलीज होता है, फिर एक हमारे पास नेगेटिव आयन बाहर जाता है CO3 का, तो Cl- अंदर आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं रेस्पिरेशन में, ये सब समझ बताने के लिए कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट भी तो होनी चाहिए ना यार। अब पता पड़े जैसे कि सपोज करो मुझे तो Cl आयन 4 अंदर चाहिए थे, CO3 नेगेटिव आयन 3 बाहर चाहिए थे। एक्चुअल में हमारी बॉडी के सेल के अंदर जब रेड ब्लड सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन चल रहा होता है ना, तो बेटा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है ये टूट जाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड टूटता है तो H+ नहीं रहता और CO3 2 नेगेटिव बाहर चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेड ब्लड की सेल है ना बेटा, ये नेगेटिव आयंस के लिए परमेबल होती है, इसलिए H+ नहीं जाता, ठीक है। तो CO3 नेगेटिव गया, अब बाहर गया तो अंदर नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या आते हैं, क्लोराइड आयंस अंदर आता है, और इसको हम लोग कहते हैं हैमबर्गर शिफ्ट। तो अगर आपसे पूछे हैमबर्गर फेनोमेना या हैमबर्गर शिफ्ट कहाँ पे होता है, तो बेटा ये हमारे पास रेड ब्लड सेल में होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल क्वांटिटेटिव वाले बच्चे लिख लें। इसके अलावा बाकी और शिफ्ट पढ़ने हैं तो बेटा इसमें और भी बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, है ना, ओपेरेंट शिफ्ट और हेल्डेन शिफ्ट, बट अभी हम लोग उसके बारे में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में हो जाएगा, नहीं जाना नहीं आएगा, ठीक है। वेल, अब हम लोग आगे चलते हैं कि आपके पास पॉन्स और मेडुला, ये देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ये सारी एक्टिविटी तो हो ही रही है रेड ब्लड सेल के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है ना, आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक क्यों समझाया, हो सकता है 6 क्लोरीन की आयंस की आवश्यकता हो, पर इसमें सिर्फ 2 ही भेजे, तो वहाँ से संकेत देगा, ओ भाई देख ना 2 और भेज, 3 और भेज, तो यहाँ पे दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये कंट्रोल सेंटर है किसका, रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर हमारे पास कौन सा होता है, मेडुला, ठीक है, समझ आया। इसका जो आपका वॉमिटिंग सेंटर भी होता है ना, वॉमिट सेंटर, वॉमिटिंग हो जाना है, इन सब चीज़ों का जो होता है, उसके लिए भी हमारे पास कौन सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला। तो आपको ये 3 पार्ट जो हमारे ह्यूमन ब्रेन के हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे, जहाँ पर कहते हैं गुद्दी पड़ जाएगा ढंग से, वो जो गुद्दी के नीचे जो है यही स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ये जो हमारे पास प्रोटेक्शन रहता है, ये किसकी वजह से प्रोटेक्ट रहती है, विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये भी याद रखना बेटा कि जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी मदद से आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहता है, जहाँ से बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। इसलिए कहते हैं छोटी बुद्धि है पीछे, कहते हैं ना लोग, इसीलिए कहते हैं कि भैया सर पे मत मारियो पीछे, वो भूल जाता है, चीज़ें याद करते हैं, ऐसा पता नहीं, पर साइंटिफिकली तो है कि भाई मारना नहीं चाहिए, भूले ना भूले वो बात अलग है ना। तो जो भी चीज़ें हों ये आपको समझनी चाहिए, ठीक है। कहानी क्लियर है इसकी। तो एनसीईआरटी में आय का टॉपिक क्या है, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। ब्रेन में एक फ्लूइड फिल्ड बैलून है,
जो शॉक एब्जॉर्ब, वो आपको मैंने क्रेनियल मेनिंजेस और वो सब बताया। अब उसके बाद और डिटेल में जाएंगे तो एक्चुअल में ब्रेन के पास मैटर भी होते हैं, दो टाइप के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, है ना। ये शॉक एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी काम करते हैं। अब ये किस किस चीज़ के बने हुए हैं हम लोगों को इतना नहीं जानना है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इन मैटर के बीच में एक स्पेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। अब इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं, छोड़ दो, टेंशन ना लो, है ना, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। हाउ डज नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन, बेटा इसके बारे में तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में करा चुका हूँ। हाँ हाँ, तो वहाँ पे इनका क्या फंक्शन, बेटा सब जगह फंक्शन अलग अलग है, उनके जो आपके ग्रे मैटर और वाइट मैटर के फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, डिपेंडिंग कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है और उस समय पर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बाकी पूरा डिटेल में जानना है तो हम आराम से अलग से कर लें, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। कि अभी यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में समझाऊँ, ठीक है। अब क्योंकि अब फिर आप यही पूछोगे सर ये ग्रे क्यों आ रहा है, वाइट क्यों आ रहा है ना, तो वही कलर का भी डिफरेंस होता है। तो वो इनिशियल ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स में, है ना। अब नहीं है इसकी नीड, बिलीव मी नहीं है, अब होता तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको नहीं बताऊँ। जब मैं ऑलरेडी बोल के चल रहा हूँ कि क्वांटिटी में इतना ही आएगा, इतना मैं बता रहा हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे हम, हाँ जी, हमारे ब्रेन का जो वेट होता है हमारे नेक पे किस फ्लूइड की वजह से नहीं हो पाता, क्या बेटा फील नहीं हो पाता, ब्रेन का जो वेट होता है वो नेक पे, ब्रेन का वेट नेक पे फील नहीं हो पाता ना फ्लूइड की वजह से। वो एग्जैक्ट फ्लूइड का नेम तो मेरे को पता नहीं, मैं सर्च करके बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप जो पूछ रहे हैं कि सर ब्रेन का वेट नेक पे क्यों नहीं फील होता, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक रूफ लेयर भी होती है ना, तो वो वहाँ पे है, और बाकी यहाँ फ्लूइड होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम तो करता है। एग्जैक्ट फ्लूइड का क्या नाम है ये मेरे को अभी रिकॉल तो मैं नहीं कर पा रहा, पढ़ा हुआ है ना, बट एग्जैक्टली उस फ्लूइड का नाम क्या है वो मेरे को याद नहीं, अभी के लिए तो याद नहीं, है ना। तो मैं डेफिनेटली इसको देख के आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ तेज बोल। कोहनी अगर ग्रिल पे लग जाती है तो शॉक क्यों लगता है? कोहनी अगर ग्रिल पे लग जाती है तो शॉक क्यों लगता है? बेटा ये तो नर्वस एक्शन है, जो आप, ये तो आपके पास सिंपल एक्शन हो गया ना। देखो एक चीज़ तो होता है करंट सा लगना, है ना, अब उसे तो फिजिक्स की आ जाती है, ये चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे तो आप नॉर्मल कपड़े के ऊपर, तौलिए के ऊपर भी अगर कभी कभार हाथ रखते हो या ऐसा कुछ करते हो तो करंट का झटका लग जाता है कई बार, है ना। जब आप कंबल ब्लैंकेट को ऐसे झटकते हैं फिर उसमें ऐसे हाथ चलाते हो तो वो चट किसी आवाज़ आती है ना, तो लगता भी है करंट, तो वो तो सब बेटा फ्रिक्शन की वजह से, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, है ना। वो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो आपके पास वही झटका महसूस होता है, वो आपको करंट लगता है। अब जब आपको कोहनी टकराती है तो उसमें भी एक तो जो आपको करंट का बोल रहे हो उसका वो बात है, बाकी चोट लगना और उसके बाद हमें बताना कि हाँ भैया कोहनी लग रही है, आप उसको हटा लो, ये सब किसके पार्ट होंगे बेटा हमारे, बताओ। ब्रेन में कोई नर्वस सिस्टम, जैसे हम लोगों ने कल देखा था, बट इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल कॉर्ड तक कहानी सीमित नहीं रह जाएगी इस बार, इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास कई सारे रिसेप्टर्स और भी होते हैं ना, पेन रिसेप्टर्स वगैरह भी होते हैं, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं भी ध्यान रखना, जैसे हमारे पास पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो आपकी स्किन पे प्रेजेंट नहीं होते, है ना, ध्यान रखना। पेन रिसेप्टर डीप स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डीप एपिडर्मिस में, जो बिल्कुल एपिडर्मिस में प्रेजेंट होंगे वो कौन से वाले होंगे, बेसिकली जो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन शो करेंगे, क्लियर है ना। अब यहाँ पर आगे पूछा गया कि भैया कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हाउ डज द नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन, तो बेसिकली नर्वस टिश्यूज कैसे एक्शन कॉज करते हैं ये हम लोगों ने पूरा नर्वस स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया बिल्कुल वही है, इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा, फिर हमारे पास साइटोन में जाएगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोला जाएगा, एक्सॉन की मदद से आगे पहुंच जाएगा, वहाँ पे माइलिन शीथ होगी, माइलिन शीथ जो कि आप लोगों ने पूछा था, मैंने बताया भी था, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, है ना। तो ये सारे काम तो हमारे पास होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है जैसे ही नर्व एंडिंग पर पहुंचेगा और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे लग रहा होगा, तो बेटा यहाँ पर क्या रिलीज होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या काम करते हैं। देखो ये किस जगह पर हो रहा है, गैप के बीच में, साइनेप्स के पास हो रहा है ना, ये तो बेसिकली साइनेप्स जहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में गैप था, ये सारा काम तो वहीं हो रहा है। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए कहाँ पर, एट द नर्व एंडिंग,
है ना, साइनेप्स पे, यानी कि बेसिकली नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। तो इसने क्या करा कि जो आप लोगों के पास आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल सिग्नल्स। तो ये भी पूछ सकता है, इसे पूछा भी है कि हाँ साइनेप्स पर क्या होता है, तो साइनेप्स पे इंफॉर्मेशन आती है, खत्म होती है, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग आंसर फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास एनसीईआरटी हमें देती है कि हम लोग जब भी मोशन कॉज करते हैं, मूवमेंट कॉज करते हैं, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, हमारा मसल रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो मसल है ये कैसे काम करती है, तो बेटा मसल के काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लोगों के लेवल पर सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अंदर ना कई सारे बैंड्स होते हैं, ए बैंड, एच बैंड, एम बैंड, ऐसे कई सारे बैंड बनेंगे, वो हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, बेसिकली 1 साल बाद पढ़ेंगे। तो आपके पास ये जान लो कि आपके पास तो 2 फिलामेंट होते हैं, एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन होता है। ठीक है, तो एक्टिन थिक फिलामेंट होता है और मायोसिन थिन फिलामेंट होता है। अब ये फिलामेंट जब एक स्लाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से मसल मूवमेंट होता है। समझ में आया? लेकिन ये मसल मूवमेंट कब होता है, जब आपके पास कोई एक इम्पल्स आता है। भाई तभी तो आप करोगे जब आपको नीड फील होगी कि हाँ भाई ये नेसेसरी है, हमें ये करना चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तभी तो आप करेंगे ना। तो ये काम हमारे पास इस तरीके से होता है। क्लियर है? तो एक बार एनसीईआरटी फटाफट से रीड कर लेते हैं, ब्रेन वाला पार्ट से लेकर कोऑर्डिनेशन प्लांट से पहले का, और एक बार एनसीईआरटी का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, मैंने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया था क्या हम लोगों ने? रिफ्लेक्स एक्शन एनसीईआरटी से रीड कर लिया था पक्का? कैन यू ट्रेस द सीक्वेंस व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज? तो ब्राइट लाइट फोकस होगा तो अपने आप ही बंद होता है, उसमें क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा, है ना। तो ये आप कर लेंगे, सेम यही बनाना है, बस हाथ की जगह आँख बना देना, फिर वही स्पाइनल कॉर्ड से, और ठीक है सेम वही कहानी करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को थिंकिंग बीइंग्स बोल दिया हम लोगों ने यहाँ पर। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। थिंकिंग क्या इन्वॉल्व करता है? मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आया, कहता है दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. They receive information from all part of the body and integrate it. Full stop. We also think about our actions. Writing, talking, moving a chair, clapping at the end of programs are all examples of voluntary action. अब आपको voluntary and involuntary में फर्क पता है? Voluntary actions are those actions which are performed under our own will. जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो हमारे voluntary actions होते हैं, right? Next है हमारे पास writing are example of which are based on what to do next. So the brain also has sent messages to muscles. This is the second way in which the nervous system communicates with the muscle. ठीक है, second way in which the nervous system communicates with the muscle. First तो कौन सा था? स्पाइनल कॉर्ड वाला रिफ्लेक्स आर्क, और दूसरा ब्रेन वाला बता रहा है। The communication between the CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं CNS बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, अब आप देख लेना खुद। The communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from the spinal cord. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है सुनो। पहले इसने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया था ना बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें हमारे पास पूरे नर्वस टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये कह रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों जगह से आते हैं, ब्रेन से भी नर्व्स आती हैं और स्पाइन से भी नर्व्स आती हैं। अब जो ब्रेन से नर्व आएंगे उसको इन्होंने क्या बोल दिया? क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आएंगे तो क्या बोल दिया इन्होंने? स्पाइनल नर्व्स। समझ में आ गया बेटा सारा? नेक्स्ट है द ब्रेन thus allows us to think and take actions based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different three parts of brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major parts, namely the forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, फोरब्रेन। अच्छा मैंने तुम्हें ये बता दिया फोरब्रेन मिडब्रेन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं नहीं बताया। तो फोरब्रेन में जो मिडब्रेन काम किया लिखा ही नहीं है, चलो मिडब्रेन यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। मिडब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? मेसेनसेफेलॉन।
ठीक है। और बेटा तुम्हारे पास कौन सा बच गया, हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन होता है बेटा इसे हम लोग बोलते हैं रोम्बोएन्सेफेलॉन, रोम्बोएन्सेफेलॉन। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर क्वेश्चन दे देता हूँ कि जो हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में से जो नाम किसका है और किसका नहीं है, तो एक और वर्ड आता है हमारे पास, ध्यान सुनना, डायेनसेफेलॉन। ये तीनों में से किसी का नाम तो नहीं है, बट ये क्या होता है, रूफ ऑफ क्रेनियल कैविटी। जो क्रेनियल बॉक्स होता है ना उससे रूफ होता है बेसिकली, जिसके फ्लूइड जिसकी बात कर रहा है, क्या कौन सा फ्लूइड होता है बेटा, नाम स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में याद नहीं आ रहा मेरे, है ना, वो फ्लूइड जिसमें प्रेजेंट होता है ये भी पता है, पर एग्जैक्टली फ्लूइड का नाम क्या है वो मैं भूल चुका हूँ। तो डायेनसेफेलॉन जो होता है हमारे पास, ये रूफ होती है आपके ब्रेन की, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, लेकिन फोर ब्रेन का पार्ट है ना। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हमारे पास कई सारी चीजें होंगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और उसके बाद जैसे ऑल्फैक्टरी लोब्स और तीसरा डायेनसेफेलॉन, तीन पार्ट में बनता है। हम लोग फोर ब्रेन को भी तीन पार्ट में पढ़ते हैं, पर हमें डिटेल में नहीं जानना, बस मैंने आपको बता दिया कि डायेनसेफेलॉन इज अब आपसे कह दे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। चार ऑप्शन है, रोम्बोएन्सेफेलॉन, मेसोएन्सेफेलॉन, ये सब है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जो मेसोएन्सेफेलॉन है, रोम्बोएन्सेफेलॉन है, ये इन दोनों के नाम हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के। लेकिन जो प्रोजेंसेफेलॉन है वो इसका नाम है, और इसी का एक पार्ट कौन सा आता है हमारे पास, डायेनसेफेलॉन। तो डायेनसेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, क्लियर है। और क्या था बेटा, और तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, काम दिया, अच्छा अभी तो हम पीछे ही हैं। और कुछ, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट हैज रीजन्स व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर, ध्यान से देखेंगे, हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, there are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain। तो बेसिकली वही पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम किसका रहता है बेटा, हमारे पास फोर ब्रेन का काम रहता है। ऑल दिस, ठीक है, डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड टू द मोटर एरियाज व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। मोटर एरियाज के आसपास भेजा जाएगा, तो मैं तुम्हें सारा चीज बता दिया है, ठीक है ना, कल रिफ्लेक्शन से बताया था, भेजा तो नहीं जाएगा ना, ऐसे थोड़ी कि मोटर एरिया सिर्फ उसके लिए काम करेंगे, काम तो ब्रेन के लिए भी करेंगे ही, ठीक है। आगे क्या कहता है हमारे पास, however certain sensations are distinct from seeing or hearing, for example how do we know that we have eaten enough। मैंने आपको पूरा बताया ना बेटा, eaten enough हमें कैसे पता पड़ता है कि आप लोगों ने खा लिया है। देखो जो एनसीईआरटी की लाइन होगी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कवर मिलेगी आप। हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, तो मैंने आपको बताया आपके हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर होता है, जिसकी मदद से हमें ये पता पड़ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर व्हिच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो इन्होंने जो सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन बताया है वो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मैं बहुत ज्यादा तुम लेकर आ रहा हूँ, नहीं, क्योंकि हमें एक लाइन समझनी है एनसीईआरटी की, इसके लिए जरूरी था। अदरवाइज मैं आपको बस बता देता ऐसे तो आपको ये लाइन समझ में नहीं आती, या फिर आप याद करके छोड़ के चले जाते हैं, कैजुअल थिंकिंग हो जाती है ना, वो इस तरीके से नहीं करना। अच्छे तरीके से बायोलॉजी को पढ़ो जब आप पढ़ते हो। स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, कैन वी फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। तो कह रहा है क्या आप अलग अलग फंक्शन के पार्ट बता सकते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, राइट। नेक्स्ट, लेट अस लुक एट द अदर वर्ड, द यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड लाइक स्टफ, right, when we see food we like without our meaning to, our heart beat without our thinking about it, in fact we cannot control these action easily by thinking about them even if we want to। जैसे कि आपके सामने कोई बहुत अच्छा खाना आ गया, सपोज करो ढोकला आ गया किसी का जो कि आज तक आया नहीं है, पर चलो फिर भी मान लिया बच्चा लाएगा, एक दिन ढोकला लाएगा, है ना, ले आएगा कोई बात नहीं, फिर भी तो उसका ढोकला बहुत पसंद है, तो बेटा अगर वो चाहता है कि इसके मुंह से पानी ना आए फिर भी आएगा ना, इसे कंट्रोल में तो है नहीं। तो इस तरीके के कुछ एक्शंस होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में अंडर में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, ये आप करते हो ऐसा, अच्छा आया सांस लेनी है, बहुत देर सांस नहीं ली, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो इनवॉलंटरी एक्शंस है सारे, ठीक है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control, जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है।
इनवॉलंटरी एक्शंस, राइट। मैनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि मिड ब्रेन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में कौन कौन से काम करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस के लिए फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है और इनवॉलंटरी के लिए जनरली मिड ब्रेन। मैंने बताया था ना आपको, मिड ब्रेन काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है इसके साथ, फोर और हिंड ब्रेन के साथ, ठीक है। इसलिए ये चीज़ याद रखनी है साथ, ठीक है। ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग कर लेना अच्छे से याद, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर जनरल, रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पास किसमें होता है, पॉन्स में होता है, PONS, ठीक है। या आपने मेडुला में लिखा नहीं तो लिख लो, चेंज कर लो। अगर मैंने ऐसा बोला तो मैंने कहा कि पॉन्स और मेडुला बेसिकली ये रेस्पिरेटरी और वॉमिट सेंटर होते हैं, ठीक है। अगर रेस्पेक्टिवली लिखना भूल गया था मैं तो प्लीज आप उसे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास नेक्स्ट है, थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग इन अ pencil. These are possible due to a part of hindbrain called cerebellum. It is responsible for precision of voluntary action and for maintaining posture and balance of the body. ठीक है, लिखवा रखा है मैंने, maintaining posture and balance of the body, ठीक है। Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. क्या होता आप सोच लेना करो, हैं पैन उठा रहे हो कुछ और उठा लिया, है ना, मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहे, किसी के ऊपर गिर गए, फायदा हो जाता कईयों का तो, है ना। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल बात बता। नेक्स्ट है, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। तो फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। वो मैंने आपको बता दिया, क्रेनियम हमारे पास होता है, राइट। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। ये बता दिया, बट आप इस फ्लूइड का नाम पूछ रहे हो, मेरे दिमाग में अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। पर मैं देख के बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक यू विल फाइंड अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम और द बैकबोन व्हिच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, है ना, संडे को क्लास दिलवा रहे हो मेरे से, शर्म तो आ नहीं रही है। नेक्स्ट, how does nervous tissues cause action? So far we have been talking about nervous tissues and how it collects. अच्छा ये नहीं है कि मतलब इंफॉर्मेशन बिल्कुल यहीं पे तो पीछे तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड, है ना, यहाँ पे नहीं होती बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल यहाँ पीछे तक जाती है यहाँ, ठीक है ना। तो बम्प लाइक स्ट्रक्चर जो आप फील करोगे वो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन नर्व जाती है। फिर आपके पास बेसिकली जब आप 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ोगे तो बोन्स एंड लोकोमोशन वाला एक चैप्टर भी है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कहाँ पे जाके बाइफरकेट हो रहा है, कहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन बच रही है, कहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें हम लोग वहीं पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो हाउ डज द नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यूज एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, makes decision based on information and conveys decisions to muscle for action. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. अब ऑब्वियसली बात है, कई जगह पर भी एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो काम तो फाइनली कौन करेगा, आपका मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में 9th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हाउ डू एनिमल मसल मूव। वेन कैसे मूव करता है मैंने आपको बता दिया, नर्व इम्पल्स जाएगा, इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल में, उसका हमें पता पड़ जाएगा और हम लोग मूव करना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूव करेगा। उसमें हमारे पास दो फिलामेंट होते हैं मसल्स में, कौन कौन से मेन, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन ACTR है तो थिक फिलामेंट, और मायोसिन मतलब थिन फिलामेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन नर्व इम्पल्स रीच द मसल फाइबर मस्ट मूव। हाउ डज द मसल सेल मूव। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट एट सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन, ठीक है। वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर हो रही है, मसल्स जो अपना शेप चेंज कर लेती हैं ताकि वो शॉर्टन हो जाए और थोड़े टाइम बाद रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू मसल्स चेंजेस देयर शेप। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ये मैं आपको बताऊँ जब आप क्लास 11th में बायोलॉजी लेंगे, मैं तो नहीं, जो भी बायो के टीचर है वो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप। ये हो गया हमारे पास।
नेक्स्ट है मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रेस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अभी मैंने आपको बताया मसल सेल्स से हमारे पास प्रोटीन होती हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी कई सारी होती हैं, और इन सब चीज़ों को जो हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो आपके सेल आराम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट कहाँ रह गया? When this happens, new arrangement of these proteins gives the muscle cells a shorter form. Remember when we talked about muscle tissue in class 9, there were different kinds of muscles such as voluntary and involuntary. Based on the what we have discussed, what do you think the difference between these two? कर लोगे वॉलंटरी इनवॉलंटरी में? सारा डिफरेंस बता दिए। आपके विल पे चलते हैं, आपकी विदाउट विल पे चलते हैं, है ना। जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं वहीं जाते हैं, इनका ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पर चलते हैं। ये थक जाते हैं, वो कभी नहीं थकते, है ना। ये सारी चीज़ें वॉलंटरी इनवॉलंटरी में आप लोग लिख लें। क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? बेटा वॉकिंग एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बेसिस पर आप लोग लिख देना। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात डिफरेंस का मेजरली ये डिफरेंस है। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन? आपको बता दिया मैंने। जो मैसेज आता है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस? ये मैंने आपको बता दिया बेटा, है ना। ये आपको पता है ये पोस्चर और बैलेंस है सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू वी डिटेक्ट द टेस्ट स्मेल ऑफ अगरबत्ती? फोर ब्रेन बताया था ना। फोर ब्रेन में हमारे पास जो होता है स्मेल को डिटेक्ट करने की टेंडेंसी किसमें होती है, हमारे फोर ब्रेन में होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? क्या रोल है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में? देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, हाउएवर द इंफॉर्मेशन लेटर ऑन पासेस टू द ब्रेन थ्रू विच इट कैन डिसाइड व्हाट टू डू द नेक्स्ट, बट ड्यूरिंग प्रॉपर रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन हैज नो रोल टू प्ले। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, इसको भी हम लोग करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हार्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे पास जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।